हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी का, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। मास मूवमेंट इज़ द डिटैचमेंट एंड डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉयल एंड रॉक मटेरियल्स। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो डिटैचमेंट एंड डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट की बात कही जा रही है। soils and rock materials under the influence of gravity. The sliding or flowing of these materials is due to their position and to gravitational forces, but mass movement is accelerated by presence of water, ice and air यानी wind। ठीक है। तो इस सिंपली जो विदर्ड मटेरियल हैं, कहने का मतलब ये है कि जो हिल स्लोप पे या कहीं पर भी जहाँ थोड़ी स्लोप हो वहाँ पे जो विदर्ड मटेरियल हैं उनका किसी लुब्रिकेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ग्रेविटी के कारण, वो मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग कही जाती है। मास मूवमेंट of rock waste include the mechanisms of detachment of rock materials through different weathering processes। तो देखिए जो डिटैचमेंट की बात की जा रही है वो कई तरह की weathering processes के कारण हुई होगी। एंड इन ब्लॉक डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड प्रोडक्ट्स। तो जो वेदर्ड मटेरियल हैं अब उनका इन ब्लॉक माना एक साथ वो डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रॉक डेब्रीज मतलब यही वेदर्ड मटेरियल एंड रॉक डेब्रीज का बाय ग्रेविटी फोर्स विदाउट एनी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इनको किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब ये रनिंग वाटर या ग्लेशियर या विंड द्वारा नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो ग्लेशियर्स या वाटर होंगे वो ल्यूब्रिकेटिंग रोल, मतलब ग्लेशियर नहीं, जो आइस और वाटर होगा वो ल्यूब्रिकेटिंग रोल निभा सकता है, लेकिन इसको मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेविटी के अधीन होकर सिंपली डाउन स्लोप मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यही मास मूवमेंट है। देखिए एक सिंपल डायग्राम में मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, आप देख सकते हैं। ये विदरिंग हर जगह हो रही है, लेकिन एक दर्शाने के लिए हमने दिखाया कि मान लीजिए इसके कोई माउंटेन है, उसके अपर पार्ट में विदरिंग हो रही है, या सिंपली कोई हिल है और विदर प्रोडक्ट जमा हो रहे हैं। अब ये ग्रेविटी के अंदर फ्लो कर रहे हैं और किसी लुब्रिकेटिंग एजेंट की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है इनकी मोशन में। और यहाँ पे ये जो फुटहिल जोन है, फुटहिल जोन यानी नीचे का जो पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको फुटहिल जोन कहते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे इनको टैलस या स्क्री कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं द रॉक डेब्रीज कमिंग थ्रू द मास मूवमेंट आर डिपोजिटेड एट द फुट हिल जोन एज स्क्री और टॉलस। अब बात आती है कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ विदरिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल होगा इसकी एक शेयर स्ट्रेंथ होगी और इस पर शेयर स्ट्रेसेस वर्क कर रही होंगी जो इसको नीचे की ओर ले जाएंगी। तो ऐसा फैक्टर जो उसके शेयर स्ट्रेंथ को कम करे वो भी बढ़ाएगा मास मूवमेंट को, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस बढ़ा दें तो वो भी मास मूवमेंट को बढ़ाएगा। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उन सारे फैक्टर्स को आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से इरोजन और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ हैं, तो ये सब मिलकर जो है सब बढ़ाते हैं। जैसे वेजिटेशन वगैरह को हटाया जाना, तो ये सब उसको बढ़ाता है मास मूवमेंट को। तो किस प्रकार से बढ़ाता है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट को जनरली आप लोग लैंड स्लाइड या जिसको भूस्खलन हिंदी में कहते हैं उससे पहचानते होंगे, लेकिन ये बहुत तरह के होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं, 3 ब्रॉड टाइप्स में। एक वर्टिकल, जो बिल्कुल वर्टिकल मास मूवमेंट हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल या लैटरल, और तीसरा डायगोनल। तो डायगोनल वाला ज़्यादा कॉमन है। तो वर्टिकल में देखिए फॉल, वो सीधे सीधे गिर जा रही हैं चीज़ें, मतलब पत्थर वगैरह सीधे गिर रहे हैं स्टीप स्लोप्स पे। तो इनमें रॉक फॉल है,
अर्थ फॉल है, डेब्रीज फॉल है। तो डेब्रीज ये क्लियर ही होगा आपको क्या है। अर्थ फॉल में देखिए जैसे एल्यूविया, सॉयल्स कई तरह की, या कोल्यूविया। तो एल्यूविया आपको पता होगा कि जो रनिंग वाटर की वजह से जो डिपोजिशन होता है उसको एल्यूविया कहते हैं। कोल्यूविया होता है किसी हिल स्लोप के नीचे जो डिपोजिशन इकट्ठा हो जाता है, जिसमें बहुत तरह के मैटर होते हैं, डेब्रीज होती है, उसको कोल्यूविया कहते हैं। और डेब्रीज फॉल, इसमें भी सॉयल हैं, एल्यूविया है, कोल्यूविया है, वेजिटेशन है, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं। और टॉपल, टॉपल में क्या होता है, रोटेशन होकर गिरता है, ठीक है, रोटेशनल फॉल्स ऑफ रॉक स्लैब्स एंड ऑफ ह्यूमन ऑफ अर्थ एंड मटेरियल्स। अब वर्टिकल मूवमेंट का दूसरा टाइप है सब्सिडेंस। पहला था फॉल जिसमें गिर रहा था, सब्सिडेंस क्या है, जिसमें धंस जा रहा है। तो सब्सिडेंस दो तरह का है, इसमें पहला है कोलैप्स। कोलैप्स है जो कि अंडरग्राउंड सुरंग है या केव्स वगैरह बनी हैं कोई नेचुरल, या लावा पाइप्स हैं, तो उनकी लावा ट्यूब्स, तो उनकी जो छत है वो बैठ जा रही है, मतलब धंस जा रही है, तो उसको कोलैप्स कर रहे हैं। सेटलमेंट क्या होता है कि जैसे सिंपल ग्राउंड है लेकिन उसके नीचे कोई लिक्विड वगैरह है, जैसे कि ग्राउंड वाटर है या पेट्रोलियम है, उसको हम निकाल ले रहे हैं, तो उसके वजह से वो धंस जा रहा है, तो उसको सेटलमेंट कहते हैं। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो मास मूवमेंट पैदा करेगा, मतलब सब्सिडेंस की एक बहुत बड़ी समस्या होगी, जगह जगह ज़मीनें धंस जाएंगी। तो जहाँ पे तेज़ी से डिप्लीशन होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे ये एक समस्या आने वाली है। तो अभी हमने वर्टिकल मास मूवमेंट आपको बताया था। अब लैटरल मास मूवमेंट देखिए, तो इसमें सबसे पहला स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा कि कोई हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर अगर होगा, या दो अलग अलग रॉक स्ट्राटा हैं हॉरिजॉन्टली जिनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो वो वहाँ पर स्लाइड हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस के रॉक स्ट्राटा हैं, या जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है दूसरा टाइप इसी हॉरिजॉन्टल वाले में, यानी लैटरल मूवमेंट में, ये है स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग में क्या है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ रॉक ब्लॉक्स और मड ब्लॉक डाउन स्लोप। थोड़ा बहुत तो वहाँ पे स्लोप होगा ही क्योंकि ग्रेविटी काम करती है, लेकिन मेन जो प्रोसेस है ये पूरी लैटरल ऑपरेटेड होगी। अब देखिए कैम्बरिंग, इसमें पहला है कैम्बरिंग। कैम्बरिंग में क्या होता है, लार्ज स्केल स्ट्रेचिंग, टिल्टिंग और रोटेशन ऑफ मोर कम्पिटेंट ब्लॉक ओवर लेस कम्पिटेंट स्ट्राटा। मतलब कि जो ऊपर का ब्लॉक होगा जहाँ ज़्यादा कम्पिटेंट है, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और नीचे वाला जहाँ जैसे क्लेज हैं, शेल हैं, ये सब जो लेस कम्पिटेंट है, उनके ऊपर ये कैम्बरिंग की प्रोसेस होती है। ये भी हॉरिजॉन्टल मास मूवमेंट का एक उदाहरण है। और दूसरा है सैकंग। सैकंग में क्या होता है, लैटरल स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम एंटीक्लाइनल क्रेस्ट। तो एंटीक्लाइनल क्रेस्ट से जो दूर जाने की मास मूवमेंट है स्प्रेडिंग की, वो है सैकंग। तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें जानते होंगे। एंटीक्लाइन मतलब जो ऊपर का एरिया, जैसे साइन वेव समझिए, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो एंटीक्लाइन है, जो नीचे का है वैलीनुमा वो सिंक्लाइन है। थर्ड देखिए डायगोनल मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा डायगोनल मोमेंट देखा जाता है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्रीपिंग है। क्रीपिंग में ध्यान दीजिए कि डाउन स्लोप मोमेंट होगा अर्थ एंड मटेरियल्स का, लेकिन बहुत ही स्लो वेलोसिटी से। तो बहुत कई बार तो ये पता ही नहीं चलता है, क्रीपिंग जो है हो रही होती है, उससे पोल वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, जो खंभे गड़े होते हैं हिली एरियाज़ में वो टेढ़े होते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ पे क्रीपिंग हो रही होती है। स्लो वेलोसिटी से जो मास मोमेंट हो रहा है डायगोनल ओरिएंटेड, उसको क्रीपिंग कहते हैं। तो इसमें पहला है सॉयल क्रीप। सॉयल क्रीप में क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉइस्टेंड सॉयल डाउन स्लोप। रॉक क्रीप, तो रॉक का हो रहा है। टैलस क्रीप, टैलस क्रीप में क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ स्क्री एंड डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ टैलस। तो इसमें क्या होता है, स्क्री का रीअरेंजमेंट होता है ग्रेविटी के अधीन, ठीक है, और ल्यूब्रिकेशन के रूप में वाटर वर्क कर रहा है ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में, और वो धीरे धीरे नीचे ले जाता है पूरे टैलस को। सेकेंड है स्लाइड, तो जिसे आप लैंड स्लाइड से समझ सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से होता है। तो इसमें रॉक स्लाइड है, डेब्रिज स्लाइड है, और स्लम्पिंग है। स्लम्पिंग में क्या है कि फाइन पार्टिकल्स का एक कर्व्ड प्लेन के अलोंग जो मूवमेंट होता है उसको स्लम्पिंग कहते हैं। और इन सबको मैं डिटेल में एक अलग वीडियो बना दूंगा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, कि सॉयल क्रीप में जैसे सॉलिफ्लक्शन वगैरह है,
तो इस तरह की, और इसी तरह स्लाइड्स का भी। और इसके बाद आता है फ्लोज। तो देखिए फ्लोज में क्या है, डोमिनेंट रोल ऑफ वाटर एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। यहाँ वाटर का रोल बहुत ही डोमिनेंट होता है। फ्लो नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे लिक्विड बह रहा है तो ये बह कर आता है, ठीक है। तो इसमें अर्थ फ्लो, डेब्रीज फ्लो, मड फ्लो, ये 3 तरह के फ्लो होते हैं। तो ये आपने क्लासिफिकेशन देखा। अब इन एक एक प्रोसेसेस को मैं अलग अलग बता दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।